माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 13 मई 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए 2 अप्रैल 2024 के जजमेंट, जो कि 11 अगस्त 2024 के जजमेंट के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में अपात्र घोषित करते हुए उनको बाहर निकाल करके और सर्विस रूल 2019 के हिसाब से एलिजिबल कैंडिडेट डीएड के द्वारा फिर से मेरिट को रीअरेंज करते हुए उनको नियुक्ति देने के लिए आदेश जो जारी किया गया था, उसके अगेंस्ट में श्री नवीन कुमार जी के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिस पर 13 मई 2024 को सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में बीएड के एडवोकेट पैनल के द्वारा यह पक्ष रखा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में जो अपना ऑर्डर दिया है उसमें क्या कमी है, तो जो बीएड के एडवोकेट पैनल उपस्थित थे उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि देवेश शर्मा जी की याचिका जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस याचिका में जो रामशरण मौर्य वाला केस था उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसमें बीएड को अलाउ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और ये ऑन रिकॉर्ड है, इस मैटर को देवेश शर्मा जी की याचिका में कंसीडर नहीं किया गया। उसके बाद से ये पूरा परसेप्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट में बना कि एक ही मैटर पर 2 प्रकार के जजमेंट आ रहे हैं। पहला जजमेंट जो कि रामशरण मौर्य वाला केस है, जो कि बीएड को राइटली अलाउ करने की बात करता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। और दूसरा परसेप्शन ये बना कि एक केस जो कि बीएड को एलिजिबल नहीं करता है और वो बीएड को अपात्र कर देता है, मतलब कि एक ही कंडीशन में एक ही मैटर पर 2 अलग अलग जजमेंट आ गए, यानी कंट्राडिक्शन हो गया। इस वजह से ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि इस मैटर को क्या आप चाहते हैं कि लार्जर बेंच में भेजा जाए। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच को लेकर के क्या कुछ हुआ, इसको आप वीडियो में सुनिए। We are respectfully submitting it that Devesh Sharma, so far is concerned, he does not consider the Ram Sharan judgment of Justice Lalit, which was also on record, my lord. And if your lordship were to just see those 2 judgments, the very notification, which is the subject matter of Devesh Sharma, was also considered. So you want us to refer Devesh Sharma for a larger bench, or you hold that Devesh Sharma as per imperium? What is your submission? इन सब के बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर एक बहस बहुत तेजी से फिर से उठने लगी कि अगर ये मैटर फिर से लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो देवेश शर्मा जी की याचिका में जो जजमेंट आया 11 अगस्त को वो पलट सकता है और बीएड कैंडिडेट को फिर से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लार्जर बेंच क्या होता है और लार्जर बेंच में जाने के लिए केस में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या वो सभी एलिजिबिलिटी इस वाले केस जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है उसमें है, क्या ये मैटर लार्जर बेंच में जाएगा? अंत तक जोड़ जोड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि लार्जर बेंच क्या होता है। किसी भी कोर्ट में आप देखेंगे तो 1 जज, 2 जज, 3 जज, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो जनरली देखा जाता है पहले सुप्रीम कोर्ट में भी 1 जज की बेंच बैठा करती थी, लेकिन उसको संशोधित करते हुए अब जनरली 2 जजों की बेंच ही बैठती है सुप्रीम कोर्ट में। आप कोई भी केस उठा करके देखेंगे तो जनरली 2 जजों की बेंच ही बैठती है। तो जो रामशरण मौर्य वाले केस में जजमेंट दिया गया जिसमें बीएड को अलाउ किया गया था, उसमें भी 2 जजों की बेंच बैठी हुई थी और जो देवेश शर्मा जी की याचिका था उसमें भी 2 जजों की बेंच बैठी हुई थी, यानी कि दोनों बेंच जो है वो सिमिलर हो गया और दोनों के द्वारा जजमेंट अलग अलग दिया गया। तो जब कोई सिमिलर बेंच के द्वारा, सिमिलर बेंच कहने का मतलब कि दोनों में 2-2 जज हैं, तो जब 2-2 जजों के द्वारा एक ही मैटर पर अलग अलग जजमेंट दिया जाता है तो उससे बड़ी बेंच में, यानी जिसमें जजों की संख्या इन दोनों मामलों से ज़्यादा होगी, अब वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं और उसमें ये मैटर को भेजा जाता है अगर दोनों जजमेंट में कंट्राडिक्शन होता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि दोनों जो जजमेंट में कंट्राडिक्शन है उसका प्रेयर समान होना चाहिए, दोनों का बैकग्राउंड समान होना चाहिए। यानी कि ये जो पूरा सोशल मीडिया साइट्स पर बातें उठ रही हैं कि ये मैटर अब लार्जर बेंच में जाएगा, इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या रामशरण मौर्य वाला केस जो है और देवेश शर्मा जी की याचिका वाला जो केस है, दोनों का प्रेयर सेम है, दोनों का बैकग्राउंड सेम है, दोनों का ग्राउंड सेम है या नहीं, जिसके आधार पर यह कंट्राडिक्शन की बात की जा रही है। जनरली जो हायर बेंच होता है उसमें जो जजों की संख्या होती है वो ऑड संख्या में रखी जाती है। हमेशा देखेंगे आप 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि अगर सम संख्या रहेगी तो उस कंडीशन में मान लीजिए 4 रख दिया गया तो 2 जज मान लीजिए 1 के फेवर में है, 2 जज 1 के फेवर में, तो कोई जजमेंट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जजों की संख्या 5 हो गई तो उस कंडीशन में अगर 3 जज 1 फेवर में है, 2 जज 1 फेवर में है, तो 3 जज जो कि बहुमत में है उनका जजमेंट मान लिया जाएगा। तो इसलिए जब भी मामला लार्जर बेंच में जाता है तो वो
ऑड नंबर में ही जजों की संख्या होती है। इससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि ये केस लार्जर बेंच में जाने की एलिजिबिलिटी पहले ही खो चुका है, क्योंकि ऑनरेबल 3 जजों की बेंच के द्वारा जो बिहार के 7वें चरण में शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे, उन्होंने खुद जजमेंट दिया था कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो शामिल नहीं हो सकते प्राथमिक में। तो ऑलरेडी ये मामला 3 जजों की बेंच के द्वारा दिया गया है, लेकिन चलिए इसको कंसीडर आउट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू कर दिया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यानी 13 मई को फिर से कहा है, लार्जर बेंच की बात कही है। तो क्या ये जो दोनों सिमिलर मैटर है वो एलिजिबिलिटी रखते हैं अथवा नहीं, इसके लिए हमें जानना होगा कि रामशरण मौर्य वाले केस में क्या प्रेयर था और देवेश शर्मा जी की याचिका में क्या प्रेयर था। इसके मैटर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये जो जजमेंट है 111 पेज का, इसके आप अगर 59वें नंबर पेज पर जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो रामशरण मौर्य वाला केस था उसमें 3 पार्टीज थी, पहला बीएड, दूसरा डीएलएड और तीसरा शिक्षा मित्र। ये जो पूरा मैटर था वो कई केसेस का बंच था। पहला मैटर ये था कि जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको लेकर के ये पूरा मामला उठा था और ये मैटर शिक्षा मित्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। तो पहला इसमें केस क्या जुड़ा था, क्वालिफाइंग मैटर को लेकर के, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के। इसमें दूसरा जो केस था वह बीएड और डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा चैलेंज किया गया था शिक्षा मित्रों को, जो उनको 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जा रहा था, ठीक है। और तीसरा केस जो था वह बीएड के अगेंस्ट में शिक्षा मित्र और डीएलएड, ध्यान से सुनिए, शिक्षा मित्र और डीएलएड बीएड को चैलेंज करते हैं, किस लिए कि वह प्राथमिक में पात्र नहीं होंगे। यानी 3 केस था। पहला जो शिक्षा मित्र अकेले लड़ रहा था वो क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड था। दूसरा जो कि बीएड के अगेंस्ट में शिक्षा मित्र और बीटीसी मिल जाते हैं बीएड को बाहर करने के लिए। और तीसरा ग्रुप ऐसा था जो कि बीएड और बीटीसी यानी डीएलएड दोनों का ग्रुप था, जो कि ये चाहते थे कि शिक्षा मित्रों को जो 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जा रहा है वो ना दिया जाए। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें मिक्स हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो शिक्षा मित्रों के एडवोकेट थे उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीएस पटवालिया सर भी सम्मिलित थे। ये पीएस पटवालिया सर शिक्षा मित्रों की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, यानी कि बीएड के अगेंस्ट में। इस समय पीएस पटवालिया सर अगर आप देखेंगे तो वो बीएड के फेवर में पक्ष रख रहे हैं, यानी कि ये सारे मैटर से ऑलरेडी अवेयर हैं जो कि रामशरण मौर्य वाले केस में हुआ था। तो पहला जो शिक्षा मित्रों की तरफ से पक्ष रखा गया वह क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के था, ठीक है। दूसरा पक्ष जो बीएड की एलिजिबिलिटी के इशू को लेकर के था, ठीक है। इसमें जो एडवोकेट्स के पैनल थे उन्होंने क्या सबमिशन दिया ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मामला ये था कि जो सर्विस रूल है उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर कोई भी प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती होती है तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है, जिसमें बीएड कैंडिडेट को असिस्टेंट टीचर के तौर पर डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किए जाने की बात कही गई थी इस सर्विस रूल में। इसमें यह कहा गया था कि पहले बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो ट्रेनी टीचर के तौर पर उनको अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद जाकर के उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, उसके बाद जाकर के वो असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर आ पाएंगे। लेकिन इन जो शिक्षा सेवा नियमावली है उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, बाद में परिवर्तन किया जाता है। इसमें देखिए 23वां, 24वां और 25वां संशोधन किया जाता है, जिसमें 25वें संशोधन के अंतर्गत बीएड को अलाउ किया गया। और ये बीएड को कब अलाउ किया गया, जब शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट दिसंबर 2018 में जारी हो जाता है। 2019 के 6 जनवरी को, ध्यान से सुनिएगा, 6 जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा हो जाती है। 7 जनवरी 2019 को इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जाकर के 25वें संशोधन के अंतर्गत ये अपने सर्विस रूल 1981 में परिवर्तित करते हैं और बीएड को शामिल करते हैं। तो इसी अमेंडमेंट देखिए, इसी संशोधन को डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जा सकता। ये मेन प्रेयर था। यहाँ पर कतई भी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को 69,000 में चैलेंज किया ही नहीं गया था। ध्यान से सुनिए, 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को 69,000 यानी रामशरण मौर्य वाले केस में चैलेंज नहीं किया गया था। एनसीटी के 1993 एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया था। ये बात बीएड के एडवोकेट खुद स्वीकार करते हैं। और देखिए, बीएड और बीटीसी कैंडिडेट के जो एडवोकेट थे उन्होंने अपना सबमिशन क्या दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि बीएड और बीटीसी किसके खिलाफ लड़ रहे थे, 25 नंबर का जो अतिरिक्त भारांक शिक्षा मित्रों को दिया था उनके खिलाफ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये सबमिशन दिया गया। देखिए 65वें नंबर पेज पर जब आप जाएंगे इस जजमेंट के, तो यहाँ पर
जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा कि सिंगल जज के सामने यानी कोर्ट के समक्ष कभी भी बीएड की एलिजिबिलिटी को चैलेंज ही नहीं किया गया। चूंकि ये मामला पहले सिंगल बेंच में किया था, उसके बाद से डबल बेंच में, हाई कोर्ट की बात हो रही है, और सिंगल बेंच ने जो जजमेंट दिया वो शिक्षा मित्रों के फेवर में दिया था, और डबल बेंच ने फैसले को पलट करके क्वालिफाइंग मार्क्स को 60-65 कर दिया था, और उसके अगेंस्ट में शिक्षा मित्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो बीएड वाले कैंडिडेट के जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि ये मामला कभी भी सिंगल बेंच के समक्ष चैलेंज ही नहीं किया गया, बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज ही नहीं की गई। हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा बीएड को अलाउ करने के लिए बोला गया, क्योंकि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था वो क्या था, वो बाइंडिंग नेचर का था और कोई भी राज्य सरकार इसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एनसीटी जो है वो एकेडमिक अथॉरिटी का दर्जा उसको प्राप्त है आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, 70वें नंबर पेज पर जाएंगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है, वी मस्ट नाउ कंसीडर द इशू ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ बीएड कैंडिडेट इन द प्रेजेंट सिलेक्शन। यानी 69,000 में रामशरण मौर्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यहां से शुरू होता है 37वें नंबर पैराग्राफ से, और यहां पर आप जाएंगे तो उनके द्वारा यही सब बातें कही गई हैं कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है वो बाइंडिंग नेचर का है और कोई भी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद से पेज नंबर 80 पर जाएंगे तो 46वां पैराग्राफ जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्क्लूड कर देती है, इन द सर्कमस्टेंसेज वी अप्रूव द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द हाई कोर्ट विथ रिगार्ड टू दिस इशू दैट होल्ड दैट बीएड कैंडिडेट वर राइटली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इंस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा जो अलाउ किया गया था उसको हाईकोर्ट ने राइटली अलाउ किया है, सही से अलाउ किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, यानी बीएड को पात्र माना था। तो अभी आपने देखा कि 69,000 वाले मामले में जो चैलेंज था वो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज ही नहीं था। यहां पर जो अध्यापक सेवा नियमावली है उसके 25वें संशोधन को चैलेंज किया गया था, यानी अध्यापक सेवा नियमावली में बाद में संशोधन किया गया, पहले ही परीक्षा करा ली गई, पहले ही बीएड को शामिल किया गया, लेकिन संशोधन बाद में किया गया, तो इसको चैलेंज किया गया था। 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया था। जबकि अगर आप देवेश शर्मा जी की याचिका देखेंगे तो उसमें 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया था, एनसीटी के 1993 एक्ट को भी चैलेंज किया गया था, इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को, जिसमें यह मेंशन किया गया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए, सभी राज्यों से सलाह लेनी चाहिए। ये सारी प्रोसेस को फुलफिल नहीं किया गया उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को लाने में। इस वजह से इस कानून बनाने की प्रक्रिया को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने इलीगल पाया और उसके आधार पर 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। तो दोनों का प्रेयर जो है, ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो दोनों का ग्राउंड अलग है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज ही नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ यहां की जो अध्यापक सेवा नियमावली है उसको चैलेंज किया गया था, ना तो 1993 एक्ट को चैलेंज किया गया था। तो दोनों का ग्राउंड ही अलग है, दोनों का प्रेयर ही अलग है। तो दोनों एक मैटर पर अलग अलग डिसीजन नहीं माने जाएंगे। कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसी जो प्रेयर होते हैं उसी के आसपास अपना जजमेंट देती है, उसके बियॉन्ड जाकर के वो अपना जजमेंट नहीं देगी। रामशरण मौर्य वाले केस में 69,000 वाले मामले में ये 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था, 1993 का एनसीटी एक्ट चैलेंज नहीं था। जबकि जो आप देखेंगे देवेश शर्मा जी की याचिका में तो उसमें ये दोनों चीजें चैलेंज थी। तो दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों का ग्राउंड अलग है, और इस बात को माननीय पटना हाईकोर्ट ने कंफर्म किया है। 6 दिसंबर 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, उसके बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट अपना जजमेंट 2021 मामले के 5053 वाले केस में देती है, जो कि टोटल 27 पेज का कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसके पेज नंबर 18वें पर जब आप जाएंगे तो रामशरण मौर्य वाले केस को जस्टिफाई करते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या वर्डिंग्स यूज किए हैं वो आपको पूरा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देगा कि रामशरण मौर्य वाला केस कैसे अलग है देवेश शर्मा से। यहां पर देखिए हाईकोर्ट कहती है, इट हैज टू बी इमीडिएटली स्टेटेड दैट द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर, ध्यान से सुनिए, द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर बाय विच द नोटिफिकेशन, किस नोटिफिकेशन की बात हो रही है, 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन की बात हो रही है, वाज इशूड वाज नॉट एग्जामिन्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रामशरण मौर्य। यानी हाईकोर्ट ने भी ये पाया कि रामशरण मौर्य वाले केस में जो एनसीटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना होगा उस नोटिफिकेशन को लाने के लिए, वो प्रोसीजर और प्रोसेस फॉलो किया गया या नहीं, रामशरण मौर्य वाले केस में इस बात का एग्जामिन ही नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस बात का एग्जामिन तब करती जब उस मैटर को चैलेंज किया जाता। उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया गया था रामशरण मौर्य वाले केस में, यानी उत्तर प्रदेश की 69,000 वाले केस में। तो जो मैटर छत्तीसगढ़ में उठा वो मैटर है ही नहीं,
अगर ये मैटर आप सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए रख रहे हैं तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये सारे मैटर दोनों एक दूसरे से अलग थे और आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं तथ्यों को छुपा करके। और जो बीएड की तरफ से एडवोकेट उपस्थित हुए थे पीएस पटवालिया सर, वो इन सभी चीज़ों से ऑलरेडी अवेयर हैं कि 69,000 केस में वो ऑलरेडी शिक्षा मित्रों की तरफ से पक्ष रख चुके हैं और वो जानते हैं कि 69,000 का मामला ही अलग है और देवेश शर्मा का मामला ही अलग है। 69,000 वाले मामले में रामशरण मौर्य वाले केस में 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं था, 1993 एक्ट चैलेंज नहीं था, जबकि देवेश शर्मा वाले मामले में ये दोनों चीज़ें चैलेंज थी। वही बात यहां पर हाईकोर्ट पटना के द्वारा कंफर्म किया गया है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? नहीं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट केवल ये बता रही है क्योंकि यहाँ के जो बीएड कैंडिडेट थे वह रामशरण मौर्य वाले के केस के आधार पर कह रहे थे कि हमें यहाँ पर राहत दी जाए। उसी बात को जस्टिफाई क्लियरिफाई करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा कि जो रामशरण मौर्य वाला केस है जिसके आधार पर आप हमें रिलीफ देने की बात कर रहे हैं या फिर आप हमसे रिलीफ की प्रेयर कर रहे हैं, वो एक्चुअली अलग मैटर है और उसके बेस पर हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। यानी हाईकोर्ट ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि रामशरण मौर्य केस और देवेश शर्मा केस दोनों अलग है। जब केस ही अलग है, दोनों का बैकग्राउंड ही अलग है, दोनों का ग्राउंड ही अलग है, तो एक दूसरे के कंट्राडिक्शन कैसे माने जाएंगे? अब जब कंट्राडिक्शन होगा नहीं तो मामला हायर बेंच में जाने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर वो बस ऊपर ऊपर से चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली में ये केस दोनों का बैकग्राउंड ही अलग था। अगर दोनों का बैकग्राउंड अलग नहीं होता तो देवेश शर्मा जी की याचिका में हो या फिर जोधपुर हाईकोर्ट की याचिका में हो, दोनों में इन दोनों केस का चर्चा किया गया था। बावजूद इसके बीएड कैंडिडेट वहां से हारते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुकी है कि रामशरण मौर्य वाला केस अलग है और देवेश शर्मा का केस अलग है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।